आपको किसने वोट करने का अधिकार दिया है? आपको किसने, किस अथॉरिटी ने और किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ने आपको वोटिंग करने का आधार दिया है या अधिकार दिया है? और कैसे एक पेपर से चालू हुआ था वोटिंग करने का, जिससे हम वोट करते थे एक पेपर से। अभी उस जमाने से लेके अब ईवीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हम वोटिंग करते हैं। हमारे नेताओं को, जो फकांड नेता है, जो बमपारी करके जीतते हैं, उनको कैसे इलेक्ट करते हैं, वो उस प्रोसेस के बारे में, और किस आर्टिकल से आपको वोटिंग राइट दिए गए हैं। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये कैसी बॉडी है जिससे इंडिया में एकदम, क्या बोलते हैं उसको, रोबस्ट और फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। उसी के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार टू ऑल एंड वेलकम टू द वेक इफेक्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो सुकुमार सेन थे। क्योंकि जब कोई बॉडी बनती है, कोई इंस्टीट्यूशन बनती है, तो कोई भी हेड अपॉइंट किया जाता है। जैसे इंडिया एक कंट्री है, वन कंट्री है, उसको रूल करने के लिए एक हेड ऑफ द स्टेट है जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं इंडिया में। प्रेसिडेंट एक नॉमिनी है, वो एक सेरेमोनियल हेड है। लेकिन एक्चुअल में जो गवर्नमेंट रन कर रहा है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ को इंडिया को रन करने के लिए एक शिव कुमार सेन करके एक तब के जो चेयरमैन थे, इलेक्शन कमिश्नर कमिश्नर थे, तो वो पहले थे। उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तब इंटरिम गवर्नमेंट जो इलेक्टेड नहीं थी, अपॉइंट की गई थी। तो इलेक्शन कमीशन ने 1951 से लेकर 1952 तक एक जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाया। अभी ये जनरल इलेक्शन क्या है, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये जनरल इलेक्शन क्या है, और उसके अलग टाइप भी बताऊंगा। फिलहाल तो ये माइंड में रखिए कि फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ था इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंट, वो 1951 से लेकर 1952 तक हुआ था। उसमें फर्स्ट लोकसभा, इलेक्टेड लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट जो इलेक्टेड नहीं थी, वो बनाई गई थी। मैं इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद करंटली वहां पे, मतलब जब फर्स्ट इलेक्शन कमीशन, जब इलेक्शन हुआ था, तो 17 वोटर रजिस्टर थे इलेक्शन कमीशन में। 17 की बात कर रहा हूँ, 17 करोड़। और जैसे कि मैंने बताया कि आर्टिकल 326 के तहत आपको वोटिंग करने का राइट दिया गया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। उसके तहत जैसे आपको राइट टू वोट है, जैसे मैंने वोट कर रहा हूँ, किसी नेता को इलेक्ट करके दे रहा हूँ, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 326 आर्टिकल के तहत उसमें लिखा गया है कि आप एक सिटीजन को जो एक पर्टिकुलर एज के दौर, एज के ऊपर आ गया या उस एज में आ गया, जैसे 21, तब जब इलेक्शन कमीशन जब फॉर्म हुआ था या कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, 21 एज को फिक्स किया था कि वोट करने का आपको अधिकार है। अगर आप 21 को हो गए तो आप वोट कर सकते हो। तो 326 आर्टिकल में ये लिखा गया है। और एक नोट करके मैं बता रहा हूँ, 326 आर्टिकल जो है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और अगर आपको पता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन राइट और ये फंडामेंटल राइट क्या है, क्या होते हैं, तो मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक वीडियो का रेफरेंस देता हूँ, यहाँ पे जाके देखिएगा, आपको डिटेल में पता चलेगा कि क्या होता है। और आगे बढ़ते हुए, जैसे 21 एज था टिल 1988 तक, क्योंकि 61th अमेंडमेंट एक्ट के तहत उस एज को 21 से लेके 18 तक कर दिया गया। क्योंकि कुछ मेच्योरिटी 18 के बाद आ जाती है, कुछ अडल्ट लोग मेच्योर हो जाते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि हम मेच्योर है, ये वो है, लेकिन वो कोई मेच्योर विचार नहीं, सब दिमाग की दे हो जाती है। तो 61th अमेंडमेंट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एज लिमिट 21 से लेके 18 तक कर दी गई थी। हालांकि वो जैसे कंट्रोवर्शियल है, वो जो भी है वो देखा जाएगा आगे। तो वो हो गया। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जनरल इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूट है
जो एक जनरल इलेक्शन जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, राज्यसभा का इलेक्शन हो गया या स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो गया, इन सभी चीज़ों का इलेक्शन या उनके मेंबर को इलेक्ट करने के लिए ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्म हुआ था। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तहत फॉर्म हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा 326 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के द्वारा उसको फॉर्म किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे मैंने ये चीज़ों को बताया कि जनरल इलेक्शन, वो भी जो भी बताया, उस लोगों को, उन मेंबर को ही इलेक्ट करवाती है। तो जैसे 73 और 74 अमेंडमेंट हुआ था, पंचायती राज सिस्टम जैसे सरपंच हो गया, पंचायत समिति हो गई, इनको कौन इलेक्ट कराता है? तो उसके लिए एक ऑटोनॉमस बॉडी, एक अलग बॉडी, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया है, जो स्टेट के जुरिस्डिक्शन में काम करती है। और उन्हीं को राइट है कि पंचायत समिति के इलेक्शन, ग्राम पंचायत के इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन, वो एक स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। और एक बात गौर से सुनो, ये एक ऐसी बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो किसी भी ऑफिसर को कहीं पे भी, जो महाराष्ट्र में काम कर रहा है उसको ले फेंक के जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी लगा सकती है, जम्मू एंड कश्मीर के ऑफिसर को तमिलनाडु में ड्यूटी लगा सकती है जब इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हो। ऐसे ही खतरनाक बॉडी है। जैसे वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शन हुए थे अभी कुछ ही दिनों पहले, तो उसमें ऑफिसर जो जैसे सीआरपीएफ जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो भी है, उसको तैनात किया गया था, कुछ ऑफिसर को चेंज किया गया था। तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया गया था, क्योंकि वो उनके पास एक अथॉरिटी है, एक पावर होती है, जिसमें कोई नेता, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर सुपीरियर नहीं होता है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलेगी वो उनको करना पड़ेगा। उनको अगर बोले कि जाओ अंडमान निकोबार में पैदल जाओ या तैर के जाओ या वोट से जाओ, लेकिन इलेक्शन कंडक्ट करवाओ, तो उनको वो करवाना पड़ेगा। क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट करवाने के दौर में या पीरियड में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम बॉडी, गवर्निंग बॉडी मैं कह सकता हूँ। क्योंकि उनको फेयर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने का, क्या बोलते हैं उसको, वो लिखा है उन्होंने। हालांकि कुछ माल प्रैक्टिसेस भी होती है, वो मेरे को कोई यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी है, वो न्यूज़ में आप देखते होंगे। तो वही है। और जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आर्टिकल है 324 से लेके 329 तक, इस आर्टिकल में पूरे डिटेल में आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में पता चलेगा। जो 324 जो आर्टिकल है, ये बताता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और टू जो कलीग्स है वो मिलके डिसीजन लेंगे, या कुछ कोड एंड कंडक्ट जो है उसको सेट करेंगे, कैसे इलेक्शन होगा, किन आधार पे इलेक्शन होगा, कैसे माल प्रैक्टिस को रोका जाए, कैसे नए नए रिफॉर्म लिए जाए। जैसे मैंने बताया कि पेपर से चालू हुआ था वोटिंग करना, अभी ईवीएम आ गई, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आ गई है। तो कैसे हम इनोवेटिव आइडियाज लेके आए, ये सब इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो मेंबर्स है वो सब डिसाइड करते हैं। कैसे नए टेक्नोलॉजी में और कैसे कैसे लोगों को किस आधार पे वोटिंग राइट देना चाहिए, ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके मेंबर डिसाइड करते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये सेरेमोनियल हेड होता है प्रेसिडेंट। इंडियन डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे आप रशिया की बात करोगे, जो यूएसएसआर था पहले, उसमें प्रेसिडेंट जो होता है मेन होता है। हालांकि उसमें पहले प्राइम मिनिस्टर ही मेन होता था, लेकिन ये पुतिन वो आ गया ना, तो उसने वो पूरे संविधान में ही चेंज कर दिया। तो ये ऐसे कुछ होते हैं। लेकिन इंडिया के कंस्ट्रक्ट में, इंडिया के संदर्भ में, प्रेसिडेंट एक नॉमिनी सेरेमोनियल हेड होता है, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। आई होप आपको इस वीडियो में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बेसिक फंडामेंटल के बारे में, और एक मैं भूल गया, करंटली इंडिया में 96 करोड़ रजिस्टर वोटर्स है, जो लीगली रजिस्टर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। 96 करोड़ वोटर्स, ऐसे वोटर्स, ये 96 करोड़ किसी कंट्री की पॉपुलेशन भी नहीं है अभी तक। और उसको लार्जेस्ट वोटर्स कहा जाता है, इंडियन वोटर्स को। वर्ल्ड में ऐसे कौन सी भी, मुझे तो नहीं पता, कुछ लोगों को छोड़ के या कुछ कंट्री को छोड़ के इतने रजिस्टर वोटर होंगे। तो
इस वीडियो में आपको बेसिक फाउंडेशन क्लियर होगा कि क्लियर हुआ होगा कि इलेक्शन कमीशन क्या है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और आर्टिकल के बारे में आपको डिटेल में पता चला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।